Step 1, calculation of net profit before tax and extraordinary items. Step 2, calculation of operating profit before working capital changes. Step 3, अब ध्यान से देखना मजेदार पॉइंट. Step 3, Step 2 क्या था? Operating profit before working capital changes. Step 3, cash generated from operations. Cash generated from operations. कैसे कैलकुलेट होता है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट. कौन सा? बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. अब ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट. बहुत ही वर्किंग कैपिटल चेंजेस आने. अब ये था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. अब आएंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसके बाद आएगा मतलब कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस. तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल चेंजेस में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज से रिलेटेड मूवमेंट्स आने वाली हैं. करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज से रिलेटेड मूवमेंट्स आने वाली हैं. कोई आइडिया क्या होगा? कुछ ऐड होना है और कुछ लेस होना है. तो आपके हिसाब से क्या ऐड होना है और क्या लेस होना है? पिंक के साथ अच्छा कलर कौन सा जाएगा? ब्लू जाएगा पिंक के साथ. और कोई? ग्रीन. अबे पिंक का तो तुम ही बता पाओगे, पिंक के साथ कौन सा जाएगा? वाइट. तुम कौन से पिंक पहन रहे हो? चलो ध्यान से देखना, क्या ऐड होगा क्या लेस होगा? क्या ऐड होगा क्या लेस होगा? आप तो कमा रहे थे मारे. करंट एसेट्स ऐड होंगे. पहली बात तो हमें देखना है कि बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, उनका इंक्रीज या डिक्रीज. उनका इंक्रीज ऐड होगा. इंक्रीज रॉन्ग. अब ध्यान से देखना, ऐड होता है. क्या ऐड होता है? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज. इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स. माइनस होता है क्या? इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज. फिर जो नेट रिजल्ट आता है वो होता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस. जो नेट रिजल्ट आता है वो होता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस. अब ध्यान से देखना, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन. तो बस इतना ही करना है स्टेप में. आइडेंटिफाई करना है कि करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, करंट लायबिलिटीज बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं. आपके सामने वैल्यूज होंगे, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. ध्यान क्या देना है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नहीं आएंगे. दे आर ट्रीटेड सेपरेटली. सर लेकिन वो तो वर्किंग कैपिटल का पार्ट होता है ना. हाँ, बट जो आइटम ना ऑपरेटिंग ना इन्वेस्टिंग ना फाइनेंसिंग है वो फ्लो में आ ही नहीं रहा. Movement between cash and cash equivalents is not a part of cash flow statement. It is shown separately. Okay? कोई doubt? तो cash and cash equivalents नहीं आएंगे. Cash in hand, cash at bank, marketable securities, they will be under current assets, but they will not be shown under working capital changes. कोई doubt? They will be treated separately. Provision for doubtful debts नहीं आएगा. Provision for doubtful debts is a current liability. वो नहीं आएगा. It has already been dealt in the above step. इंक्रीज इन प्रोविजन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नॉन कैश में ऐड कर दिया था और डिक्रीज इन प्रोविजन माइनस कर दिया था. तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं आएगा. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नहीं आएंगे. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं आएंगी. फाइनेंस कॉस्ट होता है. तो जो कोई आइटम कहीं और डील हो रहा है वो यहाँ नहीं आएगा. सर हमें कैसे पता चलेगा कोई और कहीं और हो रहा है? अभी तो हमने सिर्फ ऑपरेटिंग करा है. तो बोरोइंग्स फाइनेंस कॉस्ट में आती है. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है. बोरोइंग्स क्या आपकी, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है. तो जो भी चीज कहीं और, तो बचा फिर कैसे बचा क्या? अरे बहुत सारी बचे हैं. आपका इन्वेंट्री बचा हुआ है,
आपके डेटर्स हैं, आपके क्रेडिटर्स हैं, आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, बहुत सारे हैं करंट आइटम्स अभी वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जो आने हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। क्या नहीं आना? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स यहाँ नहीं आएंगे, डेल्ट सेपरेटली। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ नहीं आएगा, डेल्ट सेपरेटली। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स यहाँ नहीं आएंगे, डेल्ट सेपरेटली। अब ध्यान से सुनना, याद करने का तरीका, याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। अभी तक हम कर ही क्या रहे हैं? लॉसेस ऐड बैक हो रहे हैं, गेन्स माइनस हो रहे हैं, बट वो सारे नॉन ऑपरेटिंग थे। लॉसेस ऐड बैक हो रहे हैं, गेन्स माइनस हो रहे हैं, एसेट की वैल्यू गिर गई, लॉस है या प्रॉफिट है? तो ऐड हो रहा है। लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ गई, प्रॉफिट है या लॉस है? ऐड हो रहा है। एसेट की वैल्यू बढ़ गई, प्रॉफिट है या लॉस है? माइनस हो रहा है। लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई, माइनस हो रहा है। ये सिर्फ याद करने का तरीका है, ये सिर्फ और सिर्फ याद करने का तरीका है। ये कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना रहे हम। और एसेट्स की वैल्यू बढ़ना, आपका कोई प्रॉफिट होना जरूरी नहीं है। वो तो रीवैल्यू है कि आपने गलत वैल्यू पे दिखा रखा था और वैल्यू ज्यादा है, वो एक्चुअल प्रॉफिट है। यहाँ पे तो आप ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को कंपेयर कर रहे हो। जब साल शुरू हुआ तो डेटर्स थे 50,000, जब साल खत्म हो, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। याद करने का तरीका तो बहुत ही सिंपल है कि लॉसेस जैसे ऐड कर दो, प्रॉफिट्स जैसे माइनस कर दो। लॉस इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, तो फिर भूलोगे नहीं कभी, फॉर्मेट क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब मैं आता हूँ लॉजिक पे कि व्हाई डू वी ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज? व्हाई डू वी डिडक्ट? ध्यान से सुनना, बड़ा मजेदार, टेक्निकल, डीप। तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त वाई काम नहीं आएगा, वाई काम आएगा वाइवा में, पूछा जा सकता है आपसे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और सबसे बढ़िया आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्यों हो रहा है ऐड। ध्यान से देखना, जब साल शुरू हुआ तो डेटर्स थे 50,000, जब साल शुरू हुआ तो डेटर्स थे 50,000, और जब साल खत्म हुआ तो 40,000। डिक्रीज इन डेटर्स बाय 10,000, एड बैक हो जाएगा डिक्रीज इन एसेट्स। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। वाई? अब ध्यान से सुनना, पहली बात, जब साल शुरू हुआ तो डेटर्स 50,000 थे, जब साल खत्म हुआ तो 40,000 थे, तो क्या कोई लॉस हुआ है आपका? डिक्रीज इन एसेट्स, अरे जब साल शुरू हुआ तो 50,000 थे, उसने पैसे दे दिए, अब 40,000 बचे हैं, टेक्निकली तो पैसे आए हैं ना, यस और नो? सर लॉस तो कोई नहीं हुआ, तो लेकिन हमने तो वही याद करके ऐड कर दिया था। वो सिर्फ और सिर्फ याद करने का तरीका है, वो सिर्फ और सिर्फ, वो लॉजिक ही नहीं है। लॉजिक क्या है? अब ध्यान से देखना, डेटर्स थे 50,000 के, अब है 40,000 के। अगर कुछ भी ना हुआ और दुनिया में हमें, क्योंकि कोई वैल्यू तो गिवन नहीं है कि हमने और क्रेडिट पे कितना बेचा, कितना पैसा है, कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो सिर्फ अज्यूम भी करें, सिर्फ अज्यूम भी करें कि 50,000 थे, 40,000 हैं, तो 10,000 रुपए तो आए ही हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, 10,000 रुपए तो आए हैं। जो डेटर्स थे ओपनिंग बैलेंस, वो सामान आपने इस साल बेचा होगा या पहले से बेचा हुआ था? वो तो पहले से बेचा हुआ था, तो क्या वो इस साल के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ रहा होगा? नहीं आ रहा होगा, वो सामान तो अभी बेचा ही नहीं, ओपनिंग बैलेंस है डेटर्स का। जब साल शुरू हुआ तो पहले से मैंने किसी से 50,000 रुपए लेने हैं, तो सामान तो पिछले साल बेच चुके थे, क्या वो इस साल बेचा? पहले से बेच चुके थे। तो आपको पैसे आए हैं, तो वो जो पैसे आए हैं, क्या वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा होगा? नहीं कर रहा होगा, वो कोई रेवेन्यू आइटम नहीं है, वो नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो जो आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ने जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया या सरप्लस, रिजर्व सरप्लस में, तो उसमें ये इनफ्लो ऑफ कैश जो हुआ था वो इंक्लूडेड ही नहीं है। पैसे तो आए हैं ना, तो हमें तो चाहिए कैश कितना आया ऑपरेशन, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। इट इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी विच हैज नॉट बीन इंक्लूडेड ऑलरेडी, क्योंकि वो इस साल की इनकम नहीं है, बट पैसे तो आए हैं। तो decrease in assets leads to an inflow of cash, therefore it is added. एक और एग्जांपल देता हूं, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज का। ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार पॉइंट, सुनने पे ध्यान देंगे।
इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स जब साल शुरू हुआ तो 50,000 थे, जब साल खत्म हुआ तो 70,000 थे। क्रेडिटर्स बढ़ गए, क्रेडिटर्स बढ़ गए। तो क्रेडिटर्स बढ़ने का क्या रीजन हो सकता है? हमने क्रेडिट पे सामान खरीदा था, क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिटर्स बढ़ने का एक ही रीजन हो सकता है, क्रेडिट परचेजेस। बोरोइंग नहीं होती है, क्रेडिटर्स होता है पीपल टू हुम वी ओ मनी ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट परचेजेस। हमने क्रेडिट पे सामान खरीदा, तो हमने जो क्रेडिट पे सामान खरीदा परचेजेस, तो क्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में वो परचेजेस में आ रहा होगा जो आपने इस साल सामान खरीदा है? यस और नो? नो, नो। कोई कहता है आ रहा होगा? नालायक सबके सब आ रहा होगा। परचेजेस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में परचेजेस, क्या वो सिर्फ कैश परचेजेस होती हैं या टोटल होती हैं? तो टोटल होती हैं, उसमें तो कैश परचेज भी आ रही होंगी और क्रेडिट परचेज भी आ रही होंगी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज और स्टॉक एंड ट्रेड। तो परचेजेस आती हैं कि नहीं आती? तो क्या वो सिर्फ कैश परचेजेस होती हैं? क्रेडिट परचेजेस भी होती हैं। तो अगर आपने उस साल क्रेडिट पे कुछ सामान खरीदा, तो क्या वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा? एक्सपेंसेस माना आपने, तो क्या उसने मेरे प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया होगा? बिल्कुल कर दिया होगा। अगर एक्सपेंस माना है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, तो प्रॉफिट तो कट के आ रहे हैं। बट क्या अभी उनकी पेमेंट हुई है? पैसे तो आपके पास ही पड़े हुए हैं। हमें चाहिए कि कैश कितना पड़ा हुआ है। तो अगर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हुए हैं जिनकी अभी पेमेंट ही नहीं हुई बट प्रॉफिट रिड्यूस हो गया है, तो उनको ऐड बैक किया जाए। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज ऐड होता है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स भी ऐड होता है। इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस होता है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस होता है। लॉजिक सेम है। डेटर्स 50,000 थे, 60,000 हो गए। डेटर्स साल शुरू हुआ तो 50,000 थे, साल खत्म हुआ तो 60,000। डेटर्स बढ़ गए। डेटर्स बढ़ने का क्या रीजन हो सकता है? गुड, क्रेडिट सेल्स। क्या क्रेडिट सेल्स आरएफओ में आ रही होंगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में आ रही होंगी, आरएफओ में आ रही होंगी। तो उसने मेरे प्रॉफिट्स को तो बढ़ा दिया, बट पैसे आए हैं अभी? पैसे तो नहीं आए। हमें तो चाहिए कैश कितना है, तो फिर वो माइनस करना पड़ता है। तो इसीलिए इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस हो जाएगा, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज माइनस हो जाएगा। याद करने का तरीका तो सिंपल सा है, नुकसान जैसा लगे, सोचने में नुकसान जैसा लगे कि एसेट्स की वैल्यू गिर गई, नुकसान जैसा लगता है नहीं, बट याद करने में काम आएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो फॉर्मेट आपका बहुत इजी बना देता है। तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स फायदे जैसा लगता है, प्रॉफिट जैसा लगे माइनस। टेक्निकली वो इनफ्लोज, जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो इनफ्लोज और आउटफ्लोज ऑफ कैश पे बेस्ड है। मैंने आपको एक्चुअल भी बता दिया, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, वाइवा के लिए, डिस्कशन के लिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये काफी है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काफी है। समझ आई बात? दिस इज स्टेप 3, कैलकुलेशन ऑफ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ध्यान से देखेंगे। Step 3, calculation of cash generated from operations. For this, operating profit before working capital changes already calculated. It will be adjusted. It will be adjusted for working capital changes. It will be adjusted for working capital changes. मैंने आपको बता दिया कि सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज आएंगे, एक्सेप्ट क्या नहीं आएगा? जो किसी और एक्टिविटीज में जा रहा है, जो किसी और एक्टिविटीज में जा रहा है, जैसे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स यहाँ नहीं आएंगे, वो सेपरेटली डील होते हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स यहाँ नहीं आएंगी, वो सेपरेटली डील होते हैं। कोई भी अगर आपकी एसेट्स हैं जो इन्वेस्टिंग में जा रही हैं, एक्सक्लूडिंग एंट्रीज रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो इंक्रीज, तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज का क्या करेंगे? ऐड करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा यहाँ पे, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। बैंक बैलेंस आएगा यहाँ पे, वो कैश इक्विवेलेंट होता है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आएगा यहाँ पे, कैश इक्विवेलेंट होता है। करंट इन्वेस्टमेंट्स आएंगे यहाँ पे, तो करंट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कुछ ना बोला जाए तो वो भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं, कैश इक्विवेलेंट होते हैं। तो फिर आएगा क्या यहाँ पे?
करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज आएंगी, कौन सी? एग्जाम्पल्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके, ये ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को कलेक्टिवली बोलते हैं। क्या ऐड होगा क्या लेस होगा बता दिया। तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस होते हैं ना, व्हाई? बिकॉज दे लीड टू अ डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड होते हैं कि डेटर 60,000 थे अब 50,000 हो गए, तो कम होने का एक ही रीजन हो सकता है, पैसे आए थे, तो दे लीड टू एन इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो ये क्लियर है, और आपको याद करने का तरीका भी बता दिया, ये तो एक्सप्लेन कर ही दिया मैंने। कोई भी डाउट? स्टेप 3 इंपॉर्टेंट है, इजी है।